जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन का भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन को पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग केवल पीवाईक्यू को ही देखेंगे, जो कि यह पूर्वावलोकन सभी स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग क्लास नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले कंपनी के द्वारा पारित अधिनियम से जितने भी क्वेश्चन सभी स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो इसमें आपको बताना है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833। इसमें बताना है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो 1773 के। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा प्रावधान किया गया था। इसमें दिया गया है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 ईस्वी में की गई थी। इसमें मुख्य न्यायाधीश सर एल्जा एम्पे थे। इसमें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एल्जा एम्पे थे, जो कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके साथ 3 और न्यायाधीश थे, उसको आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें 3 और न्यायाधीश कौन कौन थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में बताना है। तो इसमें पहला दिया गया है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था, तो जो कि ये सही है। फिर दूसरा दिया गया है कि लेमिस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो जो कि ये गलत है। लेमिस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश नहीं थे। अभी हम लोगों ने देखा है कि इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर एल्जा एम्पे थे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है और दूसरा गलत है। इसमें देखते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला होगा, केवल पहला सही है। ये आप देख सकते हैं, ये यूपी पीसीएस आरओ एंड एआरओ 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। इसमें सूची फर्स्ट दिया गया है और सूची सेकंड दिया गया है। तो सबसे पहला है नियंत्रण परिषद की स्थापना, जो कि ये पिट्स भारतीय अधिनियम 1784 के द्वारा किया गया था। फिर इसके बाद आता है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ये नियामक अधिनियम 1773 में किया गया था। फिर इसके बाद है कि इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, ये चार्टर अधिनियम 1813 में किया गया था। फिर उसके बाद आता है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, ये चार्टर अधिनियम 1833 में किया गया था। इसलिए ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा इसमें सही होगा। इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा। इसमें दिया गया है कि नियामक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जो कि पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 में किया गया था। नियंत्रण परिषद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना चार्टर अधिनियम 1813, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति तथा चार्टर अधिनियम 1833 गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य नियुक्ति के संबंधित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर चौथा है। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? पहला इसमें दिया गया है चार्टर एक्ट 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा, जो कि ये सही है। दूसरा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंट्रासेक्शन 1823 के द्वारा, जो कि ये भी सही है।
तीसरा है प्राच्यवादी एवं आंग्लविद विवाद, जो कि इसमें ये भी सही है। तो इसमें तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। पहला, दूसरा और तीसरा इसमें तीनों सही हैं। इसमें दिया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। समिति ने 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे। इसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम केविडिश बेंटिंग 1828 से 1835 ईस्वी के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थक के नेता ट्रेविलियन थे, जबकि H.T. प्रिंसिप प्राच्य शिक्षा के समर्थक के नेतृत्व करता थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5वां है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सांसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? ये कौन सा था? ये चार्टर एक्ट 1833 था। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही होगा। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा कंपनी को चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके और सभी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। इसमें दिया गया है कि 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सांसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। अगर पूछा जाए किस अधिनियम के द्वारा कंपनी का एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, तो वह था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था। और अगर पूछा जाए किस अधिनियम के द्वारा चीन और चाय को छोड़ करके कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, तो ये था 1813 का चार्टर एक्ट। फिर उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर इसमें 6 है कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में बताना है। तो इसमें पहला दिया गया है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया, जो कि ये सही है, 1813 में किया गया था। दूसरा है कि इसने कंपनी के द्वारा एकाधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया था। तो इसका दूसरा वाला भी सही है। तीसरा है कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश सांसद के नियंत्रण में आ गया, जो कि ये गलत है। तीसरा वाला इसमें गलत है। इसमें केवल पहला और दूसरा वाला सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। केवल पहला और दूसरा इसका सही है। इसमें दिया गया है कि चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया था। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्ष के लिए इन क्षेत्रों का एकाधिकार और राजस्व सौंप दिया गया, यद्यपि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं था। फिर उसके बाद आता है, इसमें दिया गया है कि 1858 के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सांसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया, जबकि ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो ये किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो ये था चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा यह कहा गया था कि भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। इसमें दिया गया है कि चार्टर एक्ट
1933 के धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी थी। अब हम लोग ब्रिटिश ताज के अधीन पारित अधिनियम से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। ये किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? ये अधिनियम था 1892 के द्वारा। 1892 के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा भारत में विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। फिर इसके बाद इसमें दिया गया है कि 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। बजट पर बहस करने की शक्ति तो दे दी गई, लेकिन मतदान करने का अधिकार अभी तक नहीं दिया गया था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, इसमें दूसरा है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो यह किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो ये मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किया गया था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा। इसमें दिया गया है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था? तो ये संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 में किया गया था, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। इसमें दिया गया है कि भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया था। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मैरिस गिवियर थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत का संघीय न्यायालय की निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 1937 में। 1937 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, 1937। और किस अधिनियम के द्वारा किया गया था अगर यह पूछा जाए तो यह 1935 के द्वारा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है? ये किया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किया गया था। इसमें दिया गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। अगर पूछा जाए प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू हुआ था तो 1919 में, और केंद्र में द्वैध शासन कब लागू हुआ था तो 1935 में। फिर केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया था। आरक्षित, जिसे हम लोग आरक्षित और हस्तांतरित विषय, ये 2 भागों में इसको बांटा गया था। ये जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आईएएस का क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की थी? तो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा।
ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, 1935 के द्वारा केंद्र में, और राज्य में 1919 के द्वारा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7वां है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो इसमें कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं उसके बारे में बताना है। तो इसका पहला दिया गया है कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, जो कि ये सही है। दूसरा है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, तो दूसरा वाला इसमें गलत है, ये 1909 में आया था। फिर तीसरा है केंद्र में प्रांतों को विधानीय शक्तियों का हस्तांतरण, तो जो कि ये तीसरा वाला भी इसमें सही है। इसमें पहला और तीसरा सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पहला और तीसरा। आप देख सकते हैं IAS प्री 2012 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। फिर इसमें दिया गया है कि भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम था, जिसके उद्देश्य भारतीय शासन में भागीदारी को बढ़ावा देना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में डुअल यानी कि द्वैध शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणियों में बांटा गया। पहला था आरक्षित और दूसरा था हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए थे, जबकि हस्तांतरित विषय था उसके उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया था। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया था। फिर उसके बाद आता है जहाँ तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था 1909 में किया गया था। 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों और एंग्लो इंडियनों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी। तो ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। ये झारखंड PCS प्री 2021 का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, पहले इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम लोग। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुई थी, जिसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम से विस्तारित और स्थापित किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। तो कब बनाई गई थी। तो यह 1919 में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। इसमें दिया गया है कि 1919 के तहत भारत सरकार अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन, राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट प्रथम बैठक 5 वर्ष कहलाता था। प्रथम बैठक जो इसकी होती थी वह 5 वर्ष के लिए होते थे। फिर इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी होते थे। निचला सदन जो कि केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, इसकी अवधि जो प्रथम थी बैठक से वह 3 वर्ष थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूल्य 140 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें 100 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत सदस्य थे, जिसमें से अधिकतम 26 सरकारी होते थे। तो अधिकतम इसमें जो है 26 सरकारी होते थे। 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद 60 सदस्यों में से 33 के निर्वाचित तथा 27 मनोनीत होने का प्रावधान किया गया था, जबकि केंद्रीय विधान सभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पहले 143 थी। जो 143 है इसमें 102 निर्वाचित और 41 मनोनीत थे। फिर बाद में इसको बढ़ा करके 145 कर दिया गया। अब 104 निर्वाचित हैं और 41 मनोनीत हैं। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक एक बरार से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते थे, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। बरार से मनोनीत होने वाले सदस्य निर्वाचित होने के कारण उनके उल्लेखों में से निर्वाचित सदस्यों की संख्या में शामिल कर दिया गया। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था। तो ये
1919 एक्ट के द्वारा लाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो दिया गया है, पहला है कि 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संतुष्टि की गई थी, जो कि ये गलत है। दूसरा है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था, तो इसमें दूसरा वाला सही है। पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, केवल दूसरा वाला सही है। ये IAS प्री 2021 का क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था, सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। फिर उसके बाद आता है 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्ग, महिलाओं, श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों का प्रावधान किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें भारतीय सिविल सेवा के बारे में बताना है, इसमें कौन सा कथन सही है। तो इसमें पहला दिया गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया, जो कि भारत में होनी थी, तो ये सही है। दूसरा है कि भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपीय वासियों से अधिक था, तो दूसरा वाला इसका सही है। पहला और दूसरा सही है इसमें, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। पहला और दूसरा इसमें सही है। ये UP PCS RO एंड ARO प्री एग्जाम 2021 में पूछा गया है। इसमें दिया गया है कि आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा, पहले इसका नाम ICS था। प्रारंभ में 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना हुआ था। 1855 में इसे प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। भारतीय गवर्नर मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में होती रही। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप 1922 ईस्वी से ICS की परीक्षा भारत में भी प्रारंभ हुई, पहले इलाहाबाद में और बाद में दिल्ली में। 1930 के दशक के अंत तक यूरोपवासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक हो गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि केंद्रीय विधान सभा के निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। तो 1919 के तहत इसमें किसका हुआ था, तो ये पहला है कि 1926, जो कि ये सही है। 1937 जो कि ये गलत है। 1945 ये सही है। तो इसका पहला और A और C इसमें सही है। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर C सही होगा, A और C। इसमें दिया गया है कि 1926 और 1945 केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। इसमें दिया गया है फिर क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो ये किया गया था 1945 में। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, 1945 में किया गया था। इसमें दिया गया है कि 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन 1945 में किया गया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत कराने की शक्ति प्रेरित है। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से, ऑप्शन नंबर 20 इसका सही है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित है। इसमें दिया गया है कि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। यद्यपि भारतीय विधानसभा में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत कराने की शक्ति अनुच्छेद 123 में दिया गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 से प्रेरित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया है। तो ये किया गया है 1919 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। इसमें दिया गया है कि संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रदत्त किया गया है। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया
सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्ताव में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इस अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि व्यवस्था की गई है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इसमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो ये आधारित है भारत सरकार अधिनियम 1935 पर। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। इसमें दिया गया है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित योजनाओं पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, जो प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात के संकेत था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना करने का प्रावधान शामिल था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। तो कौन सा था जो 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं था? इसमें जो है इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, जो कि ये सही है। दूसरा है अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, तो जो कि ये दूसरा वाला ये सही है, दूसरा वाला यही नहीं था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो ये 1935 अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, 1935 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था दी गई थी? तो किस में दिया गया था संघीय शासन व्यवस्था? ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में दिया गया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो ये दिया गया था गवर्नर जनरल को। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, गवर्नर जनरल को दिया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? इसमें कौन सा नहीं है? इसमें जो पहला दिया गया है देश के लिए लिखित संविधान, जो कि ये गलत है। यही ऑप्शन नंबर इसका पहला ही सही है, देश के लिए लिखित संविधान, जो कि ये 1935 में नहीं था। इसमें दिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह भारत संविधान का प्रमुख स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, यह भारत का संविधान का प्रमुख स्रोत है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, इसमें पहले इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। दिया गया है कि भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत ही कुछ 1935 भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं। पहला, संघात्मक सरकार की स्थापना। दूसरा, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। तीसरा, प्रांतों में शासन के स्थान पर स्वायत्ता शासन की स्थापना। चौथा, द्विसदनीय केंद्र विधानमंडल। पाँचवा, प्रांतीय शासन व्यवस्था। छठा है प्रांतीय विधानमंडल। सातवां है केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन। तथा आठवां है फेडरल न्यायालय की स्थापना। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत वर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो किस अधिनियम के द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो ये 1935 के द्वारा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया था।
इसमें दिया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के 1935 के प्रावधानों के अनुरूप 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था। तो कब किया गया था? 1937 में। और किस एक्ट के द्वारा? 1935 के एक्ट के द्वारा। फिर उसके बाद हम लोग भारतीय संविधान एवं निर्माण प्रक्रिया से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं संविधान सभा से। इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये स्वराज पार्टी 1934 में प्रस्तुत किया गया था। स्वराज पार्टी जो कि एक राजनीतिक पार्टी थी, यह 1934 में संविधान सभा की रचना में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। इसमें दिया गया है कि मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें यह कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रावधान सर्वप्रथम किया गया था। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसमें, स्वतंत्रता के पूर्व के दिन में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था एम.एन. राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। इसमें दिया गया है कि 1934 में भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम.एन. राय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। ये किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। इसमें दिया गया है कि एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा किया गया था, जो कि ये द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात किया गया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर चौथा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधित्व की कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये था कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये 10 लाख जनसंख्या। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, 10 लाख जनसंख्या पर था। इसमें दिया गया है कि कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधित्व निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर पाँचवा है कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो विलियम वुड्स जो कि ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, जबकि पैंथिक लॉरेंस, स्टोफर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। इसमें दिया गया है कि कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि ये अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, पैथिक लॉरेंस ये भारत सचिव थे और ए.बी. अलेक्जेंडर ये नौसेना मंत्री थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। तो भारतीय संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, जो कि ये गलत है। क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, ये भी गलत है। इसमें दिया गया है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, जो कि ये सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7वां है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, जवाहरलाल नेहरू। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था इसमें। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था?
तो ये कौन नहीं थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। जबकि सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम ये 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार के सदस्य के रूप में कार्य किए थे। इसमें दिया गया है कि कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, जगजीवन राम ये श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि इसमें दिया गया कथन फर्स्ट है कि वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान थी। तो ये जो कि सही है, कथन इसका सही है। फिर कारण क्या है? कारण वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था भारत का बंटवारा बच जाता, जो कि ये गलत है। तो इसका कथन सही है, कारण गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कथन सही है पर कारण गलत है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। फिर इसके बाद आता है, इसमें दिया गया है कि अक्टूबर 1943 में लिनिसिगो के स्थान पर आर्किबाल्ड वेवेल वायसराय गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। वे भारतीय संविधान गतिविरोध दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की, कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को वेवेल योजना नाम से सार्वजनिक किया गया था। वेवेल योजना के प्रस्ताव में कार्यकारी परिषद मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद वायसराय तथा कमांडर चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन को बुलाया जाना तथा युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद संविधान बनाया जाना आदि प्रावधान शामिल थे। वेवेल योजना में इसका उद्देश्य था कि राजनीतिक गतिविधियों को दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिविरोध दूर करना। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था, जिससे भारत का विभाजन रुक सके। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं। इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 में कि कौन सा कथन है जो कि संविधान सभा के बारे में सही है। तो पहला है वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, जो कि ये गलत है। दूसरा है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तो ये भी गलत है। वह बहुदलीय निकाय थी, जो कि ये सही है। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, तो ये भी सही है, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो इसमें तीसरा और चौथा सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, तीसरा और चौथा। इसमें दिया गया है कि संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया, अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा में अपने कार्य संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो भारतीय संविधान सभा के बारे में बताना है। इसमें पहला है कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, जो कि ये सही है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, ये गलत है। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, तो ये भी गलत है, जो कि बहुदलीय संरचना थी। यह इकाई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, तो ये भी इसका सही है। तो इसका पहला और चौथा यानी कि ए और डी इसका सही है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, ए और डी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। तो इसमें बताना है कि संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। तो पहला है इसने बड़ी समितियों की मदद से काम किया, उसमें सबसे प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, जो कि ये सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को भी सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था, तो ये भी सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था, जो कि ये गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसमें कहा जा रहा है कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी। फिर उसके बाद आता है, इसमें दिया गया है कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, न कि सार्वभौम
वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा कर, संपत्ति और शैक्षिक योग्यता के आधार पर मताधिकार का प्रावधान किया गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य क्या थे? तो प्रांतीय संविधान सभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, प्रांतीय संविधान सभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? क्वेश्चन नंबर 15 में बताना है कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। यह हुआ था प्रांतीय सभाओं के द्वारा, प्रांतीय सभाओं के द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि ये अस्थाई अध्यक्ष थे, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थाई अध्यक्ष थे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर इसमें दिया गया है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, जो कि ये एक अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर है 20 है कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति ये फ्रैंक एंथोनी थे। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, फ्रैंक एंथोनी, जो कि ये संविधान सभा में मनोनीत उपसभापति थे। इसमें दिया गया है कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति या उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। एस.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे। अगर उपाध्यक्ष पूछा जाए कौन थे, तो H.C. मुखर्जी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब किया गया था? तो ये 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना किया गया था। इसमें दिया गया है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ शुरू हुई थी। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। आप देख सकते हैं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। सभी स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह बुक है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? तो भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन ये शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था। ये जो कि स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। आप इसको जितनी बार पढ़ सकते हैं उतनी बार पढ़ें। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है
कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। ये यूपी पीसीएस मेंस 2011 का क्वेश्चन है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो ये कब पारित किया गया था? तो ये 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। इसमें दिया गया है कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्तावना का प्रारूप बना था। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें भारतीय संविधान के निर्माण से बताना है कि कौन सा इसमें कथन सही है। पहला दिया गया है कि पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। तो ये सही है। फिर इसके बाद आता है दूसरा है कि उद्देश्य क्या बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूर्ति करता है। तो इसका दूसरा वाला भी सही है, पहला वाला भी सही है और दूसरा वाला भी सही है। फिर इसके बाद आता है इसमें तीसरा है कि संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था। तो संविधान के भारत को लोगों ने आदेशित किया था, तो ये भी सही है इसमें। चौथा है राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, तो ये जो कि गलत है। तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा वाला कथन सही था, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका पहला सही होगा। इसमें दिया गया है कि भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों, जिसे हम लोग सांसद एवं विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल अधिवेशन हुए थे 12। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, 12 अधिवेशन हुआ था। फिर इसमें दिया गया है कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इसी दौरान उसके कुल 11 अधिवेशन हुए थे। कुल अवधि 165 दिन हुई थी। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा ने पुनः 24 जनवरी 1950 को समावेशित हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो ये कब थे? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है सूची एक्स को सूची वाई से सुमेलित कराना है। तो सूची एक्स और सूची वाई को सुमेलित कराना है। इसमें सूची एक्स और सूची वाई दिया गया है। इसमें ए है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? ये थे, यहाँ दिया गया है, ये थे संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। फिर उसके बाद आता है बी वाला, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे। तो एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो ये थे K.M. मुंशी थे। फिर उसके बाद सी वाला है कि राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो ये संविधान सभा के सदस्य जो थे ये V.T. कृष्णमाचारी थे। तो सी का पहला सही होगा। फिर इसके बाद आता है डी वाला है कि संघ संविधान
समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष ये जवाहरलाल नेहरू थे। इसलिए इसका ए का चौथा, बी का तीसरा और सी का पहला, डी का दूसरा सही होगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर उसके बाद आता है, इसमें दिया गया है कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य K.M. मुंशी थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य V.T. कृष्णमाचारी थे और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें दिया गया है कि संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा नामित किया गया था। H.C. मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष बनाए गए थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार B.N. राव थे। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, B.N. राव थे। इसमें दिया गया है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय B.N. राव का पूरा नाम है बेनेगल नरसिम्हा राव। इनका B.N. राव का पूरा नाम है। इनको संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो B.N. राव के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। तो भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था B.N. राव के द्वारा। इसमें दिया गया है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। B.N. राव के मूलतः प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थीं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो तृतीय वाचन जो ये प्रारंभ हुआ था, तृतीय वाचन ये 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ था, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ था और 26 नवंबर 1949 तक चला था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो ये 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, 26 नवंबर 1949 को हुआ था। इसमें दिया गया है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका, जिसे हम लोग प्रस्तावना भी बोलते हैं, उद्देशिका में उल्लेखित किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा उसके अंतिम रूप देने की तारीख 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता, अंतकालीन सांसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हुए तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावित हुआ। संविधान को पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वयन होने की तिथि 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, 26 नवंबर 1949 को किया गया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया। तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत कब किया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? तो भारत का संविधान यह किस तिथि को अपनाया गया था? ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। फिर इसके बाद आता है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारतीय संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्यों किया गया था?
क्योंकि इस दिन कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। फिर इसके बाद इसमें दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया था। ये जो कि 1929 में लाहौर के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह स्वतंत्रता की घोषणा किया गया था। आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। इसमें दिया गया है कि भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ है। इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू हो गए थे, जिससे फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो ये संवैधानिक सभा द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, संवैधानिक सभा के द्वारा। इसमें दिया गया है कि संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया या अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो ये संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। तो भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित कब हुआ था? तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अगर पूर्ण रूप से लागू माना जाए तो 26 जनवरी 1950 को, और अंगीकृत और अधिनियमित ये जो हुआ था ये 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है कि B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो ये बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, बम्बई प्रेसिडेंसी। फिर इसके बाद आता है इसमें दिया गया है कि वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्व भाग से निर्वाचित हुए थे। पहले जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तब उनका निर्वाचन बंगाल प्रांत से हुआ था। बाद में वे बम्बई प्रेसिडेंसी से चुने गए थे। फिर उसके बाद आता है कि बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना सीट के लिए कांग्रेस के M.R. जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। फिर उसके बाद आता है इसमें क्वेश्चन नंबर 49 है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? तो ये हुआ था 1891 में इनका जन्म हुआ था और 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। इसमें दिया गया है कि भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था तथा मृत्यु इनकी 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिया गया है, पहला है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 से पारित होने के रूप में हुई है, जो कि ये सही है। दूसरा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों की एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया था। तो इसका ये भी सही है, दूसरा वाला भी सही है।
इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पहला और दूसरा दोनों सही हैं। इसमें दिया गया है कि नवंबर और दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया गया था, जिसमें ब्रिटिश भारत के सूबे और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन पहला है, कथन ये है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, तो जो कि ये सही है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। अब कथन सही है। कारण आर है कि इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है, तो ये भी सही है, इसको एक ग्रहित संविधान भी कहा जाता है। दोनों सही हैं, लेकिन दोनों स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पहला और दूसरा दोनों सत्य हैं, परंतु व्याख्या स्पष्ट रूप से नहीं कर रहे हैं। इसमें दिया गया है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं को पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम तथा भावी आवश्यकताओं को मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधित प्रावधान भी हैं। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इसे ग्रहित संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों ही सही हैं, परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। तो 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसके द्वारा किया गया था? तो ये मौलाना आज़ाद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, मौलाना आज़ाद। इसमें दिया गया है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस करने का दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्नलिखित में से किसके सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। ये किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। इसमें दिया गया है कि भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीनरी की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? ये कथन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा यह कथन कहा गया है। इसमें कहा गया है कि संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाए जाते समय यह कथन कहा गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं को महत्व को कम करके आका है। तो यह कथन किसका है? तो ये आइवर जोनिंग्स का है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, आइवर्स जोनिंग का है। इसमें दिया गया है कि प्रस्तुत कथन आइवर्स जोनिंग का है। उनका मानना है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया गया है। फिर उसके बाद आता है इसमें क्वेश्चन नंबर 56 है, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में यह कथन पूछा गया है। तो ये ऑस्टिन के द्वारा कहा गया है। ऑस्टिन के द्वारा यह कहा गया है कि जो संविधान सभा थी वही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। इसमें दिया गया है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रैंडेल ऑस्टिन का है। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो इसमें कुल 15 महिलाएं सदस्य थी भारतीय संविधान सभा में। फिर उसके बाद आता है संविधान सभा की प्रमुख समितियां। संविधान सभा की प्रमुख समितियों से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।